वेरिएबल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चर। चर किसी भी अनुसंधान का या शोध का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, ठीक है। अगर हमने अपने रिसर्च में वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया तो हमारा जो होने वाला शोध है, जो होने वाला अनुसंधान है, उसका परिणाम उससे प्रभावित होगा। तो चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी शोध में। अब चर को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है, जिसकी परिभाषा आपके सामने दिखाई दे रही है। जैसे डीएमएटो ने बताया है कि किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को हम चर कहते हैं। यानी वेरिएबल may be defined as those attributes of objects, events, things or beings which can be measured। यानी कि कोई भी चीज जिसको आप रिसर्च के लिए ले रहे हो, उसके मापने योग्य कैसे आप उसको मेजर कर सकते हो, उन्हीं क्वालिटीज को आप वेरिएबल्स कहोगे, ठीक है। कलिंगर ने जैसे डिफाइन किया, उन्होंने ये बताया कि एक चर एक चिन्ह है जिसमें अंक अथवा मूल्य अंकित किया जा सके। चर संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी। इसमें कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वस्तु होती है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको आप संख्या के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं या गुणों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने आपको डायमेंशंस ऑफ रिसर्च में बताया था ना कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की शोध विधियां होती हैं। उसी तरह जब हम चर को डिफाइन करने जाते हैं तो दो तरह के चर हम अपने रिसर्च में यानी अनुसंधान में ले सकते हैं। या तो गुणात्मक चर ले सकते हैं या तो मात्रात्मक चर ले सकते हैं। गुणात्मक चर क्या होता है? वो चर होता है जिसको महसूस किया जाता है। और मात्रात्मक चर क्या होता है? वो चर होता है जिसको हम संख्या में गिनती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने बताया था कि मोटिवेशन है, यानी कि अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा का क्या स्तर है, इसको क्या आप किसी चीज से मेजर कर सकते हो? इसका स्तर आप बता सकते हो कि हाई मोटिवेशन है, लो मोटिवेशन है या मिडिल लेवल का मोटिवेशन है। बट इसको आप किलोमीटर में या सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते हो। इसके विपरीत जैसे आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये ऐसे फिनोमिना हैं जिसको आप मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो उसको हम मात्रात्मक चर कहेंगे। अब हम चर के बारे में आ जाएं तो चर की जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, कुछ और डेफिनेशन मैंने दे रखी है, जैसे गैलेट की डेफिनेशन है, रॉबिन्स की डेफिनेशन है। तो ये बहुत ढेर सारी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें केवल और केवल ये बताने की कोशिश किया गया है कि चर किसी भी वस्तु, चीज या घटना को कहते हैं जिसका वह गुण मापा जा सके, जिसको आप मेजर कर सको, माप सको, ठीक है, उसको हम चर कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चर को चर कहलाने के लिए हो सकता है कि आप उसको गुणों के रूप में मान सको या उसको मात्रा के रूप में अभिव्यक्त कर सको। चर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वैरी करना, यानी परिवर्तित होना। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या चीज जिसका जो स्वरूप होता है वो परिवर्तित हो सकता है, तो उसको चर कहेंगे। दूसरी बात जो चर में आती है वो ये आती है कि किसी भी मापने योग्य गुण को आप चर कहते हो, ठीक है। तो ये दो चीज जो है चर के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी वस्तु, चीज या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण हो सके। मापे जाने का मतलब कि उस गुण को आप मेजर कर सको। दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक रूप से नहीं हो सकता है, बल्कि उसको आप गुणात्मक रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। मात्रात्मक और गुणात्मक का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको आप संख्या में प्रदर्शित कर सको, उसको आप मात्रात्मक कहते हो। और जिसको आप गुणों के रूप में परिवर्तित कर सको उसको आप गुणात्मक कहते हो, ठीक है। तो चर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट पहली चीज रहती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या चीज को जिसको आप माप सको उसको चर कहते हैं। और दूसरा, ये जो चर होता है वो मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चर के बारे में पढ़ना है वो है चरों के प्रकार, जिसको हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। चर का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पे किया गया है, लेकिन एक जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर हम चले तो एक प्रयोग में या एक शोध में कितने तरह के चर हो सकते हैं, उसके आधार पर सबसे पहले जो चर होता है वो होता है आश्रित चर।
या हम जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो सबसे पहला चर है आश्रित चर, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। किसी भी प्रयोग या शोध में आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आश्रित चर वो चर होता है जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन कहने का मतलब ये होता है कि हम स्वतंत्र चर का प्रभाव किसी चीज पे देखना चाहते हैं, उसी को हम आश्रित चर कहते हैं। यानी कि वो चर जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसको हम आश्रित चर कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन भी यही बताई गई है कि आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं। दूसरे डेफिनेशन के अनुसार अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच वी मेक प्रेडिक्शंस। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट विच इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। जो कि शोधकर्ता द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उस चर को हम आश्रित चर कहते हैं। जो आश्रित चर होता है वो संवेदनशील होता है, वैध होता है और विश्वसनीय। ये तीन चीजें जो है चर के अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आश्रित चर आप किसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक शोध समस्या है जिसमें आप ये अध्ययन करना चाहते हो कि रेगुलर जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, या रेगुलर जो बच्चा क्लासेस अटेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। इस शोध में आप बताओ कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, यानी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और रोज कॉलेज जाना वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमने डेफिनेशन में बताई कि आश्रित चर वो चर होता है जिसके बारे में हम पूर्वानुमान करते हैं, यानी प्रिडिक्शन करते हैं। तो शोध में, इस तरह के शोध में एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं कि जो बच्चा रेगुलर क्लासेस में जाता है, क्लासेस अटेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यानी परफॉर्मेंस के बारे में हमने भविष्यवाणी की, तो ये जो परफॉर्मेंस हुआ वो हमारा क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। ठीक है, तो आश्रित चर को हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं। एक जब हम इफेक्ट की बात करते हैं, जब किसी स्टडी में हम इफेक्ट की बात करते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। जब हम कोरिलेशन स्टडी में बात करते हैं तो हम प्रिडिक्टर की बात करते हैं। तो जब हम कोरिलेशन स्टडी करेंगे तो जो प्रिडिक्टर होगा वही प्रिडिक्टर जो है आपका आश्रित चर होगा। ठीक है, दूसरा जो वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शोध में वो होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता अपने शोध में जोड़ तोड़ करता है, यानी कि मैनिपुलेशन करता है। और ये स्वतंत्र चर जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा बहुत से अलग अलग नामों से जानते भी हैं, जिसे हम कंट्रोल वेरिएबल या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। अब ये स्वतंत्र चर में और जोड़ तोड़ का क्या मतलब, मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी कुछ बच्चों ने पूछा था। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है जिसकी मात्रा को हम घटा बढ़ा सकें। जब हम शोध करते हैं तो शोध करते समय जो मेन वेरिएबल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसकी मात्रा को हम घटाते हैं और बढ़ाते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रीवियस जो स्टेटमेंट हमने प्रॉब्लम ली थी पिछले उदाहरण में कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं या क्लासेस अटेंड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, तो इसमें आपको हमने बताया कि रेगुलर स्कूल जाना एक तरह का स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर में क्या होता है, हम जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। अब इसका प्रभाव आप परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप उन बच्चों की स्टडी करोगे जो रेगुलर स्कूल जाते हैं या रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और साथ ही साथ आप उन बच्चों की स्टडी करोगे जो कि रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, जो जाते हैं वो और जो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं वो। या इस तरह का भी आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स को हम रेगुलर कॉलेज भेजें, क्लासेस अटेंड कराएं और उसका टेस्ट लें और उसका मार्कशीट निकालें, और कुछ दिन बाद उनको रेगुलर क्लास के लिए भेजकर उनको घर पे ही पढ़ने के लिए हम इंस्ट्रक्ट करें और उसका रिजल्ट देखें। तो अगर दोनों रिजल्ट में अगर अंतर आता है तो हम ये कहते हैं कि स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पे पड़ा।
तो यहाँ जो स्वतंत्र चर है, रेगुलर जाना और नहीं जाना, उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसी को हम स्वतंत्र चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसको शोधकर्ता अपने शोध में जोड़ तोड़ करता है, ठीक है। जो स्वतंत्र चर होता है उसी चर को हम कभी कभी कंट्रोल वेरिएबल और कभी कभी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं। अब जब हम साइकोलॉजी में शोध करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, या ज़्यादातर जब बिहेवियरल साइंसेस जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, शोध करते हैं, तो उसमें जो स्वतंत्र चर होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप ई स्वतंत्र चर, यानी टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा चर होता है जिसको हम टाइप एस स्वतंत्र चर कहते हैं, यानी टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो स्वतंत्र चर का जो ये विभाजन किया गया है टाइप ई और टाइप एस, ये जो विभाजन है इसके मैनिपुलेशन के बेसिस पे किया गया है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कितना मैनिपुलेट करते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य ये होता है कि कुछ चर ऐसे चर होते हैं जिसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर जैसे आप लाइट का इम्पैक्ट देखना चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यहाँ क्या करते हो कि कुछ लोगों को हाई लाइट की कंडीशन में काम कराते हो, कुछ लोगों को लो लाइट कंडीशन में काम कराते हो, यानी प्रकाश का जो स्तर होता है वो आप घटाते हो, बढ़ाते हो, और उसका जो प्रभाव होता है वो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हो। तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की मात्रा को, ये आपके हाथ में होता है कि आप कितना लो कर सकते हो, कितना हाई कर सकते हो। तो इसको हम टाइप ई वेरिएबल कहेंगे, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहोगे। क्यों? क्योंकि इसको आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी शोध में ये जानना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में किस तरह के बच्चों की बुद्धि लब्धि हायर होती है या लोअर होती है, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे एज है, किसी भी व्यक्ति की एज आप अचानक से बढ़ा नहीं सकते हो, घटा नहीं सकते हो। जेंडर एक ऐसा इशू है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही व्यक्ति को कभी तुम मेल बना दो और एक ही व्यक्ति को कभी फीमेल बना दो, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो? सिलेक्शन करते हो। यानी कि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखना चाहते हो, आप अपने शोध में ये देखना चाहते हो कि किस वेरिएबल, जैसे कि मेल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और फीमेल होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको 10 मेल लेना होगा और 10 फीमेल लेना होगा, तब जाके आपको स्टडी करना होगा। जैसे मान लो कि हमने एक शोध बनाया कि हम ये देखना चाहते हैं कि किसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग हाई होती है। मेल में ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग हाई होती है कि फीमेल्स में ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग हाई होती है। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल होगा, वो होगा जेंडर। तो जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो जेंडर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे कि 10 मेल को लेंगे और 10 फीमेल को लेंगे और इस दोनों की स्टडी हम कर लेंगे। तो इसको हम कहेंगे सिलेक्शन के थ्रू हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ किया, तो इसको हम टाइप एस वेरिएबल कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेट के एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसको प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मैनिपुलेशन के बेसिस पे उसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो दो तरह का होता है। एक होता है टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको आप डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं, जबकि टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली नहीं बल्कि चयन के द्वारा मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम पाठ या विषय की लंबाई को ले सकते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से घटा या बढ़ा सकते हैं, और टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम आयु यानी कि एज, यौन यानी जेंडर, धर्म मतलब रिलीजन, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इस तरह के फैक्टर्स ले सकते हैं जिसको हम सिलेक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। थर्ड जो वेरिएबल आता है वो होता है संगत चर। इस संगत चर को कभी कभी हम एक्सट्रेनस वेरिएबल यानी बहिरंग चर या कंट्रोल वेरिएबल यानी कि नियंत्रण चर कहते हैं।
वास्तव में संगत जो चर होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही एक टाइप होता है, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपकी स्टडी पर इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको क्या करते हैं हम अपने पूरे के पूरे शोध में नियंत्रित करके रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव जो है आश्रित चर पे पड़ सकता है। जैसे हमने ये बताया कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग किस में हायर होती है, मेल या फीमेल्स में, तो ऐसी स्टडी में क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कुछ फीमेल्स ऐसे ग्रुप से आ रही हैं जो कि जिसके माता पिता बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी लॉजिकल रीजनिंग डेवलपमेंट के लिए मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो मेल ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जहाँ पे उनके माता पिता एजुकेटेड ज़्यादा हैं, प्लस उनको सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वैसी कंडीशन में ये जेंडर का इम्पैक्ट ना होकर कुछ बैकग्राउंड फैक्टर्स का इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि आपके परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो माता पिता की जो शिक्षा का स्तर है या इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो स्तर है उसको हम कंट्रोल करेंगे। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने का ये तरीका हो सकता है कि हम सेम इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चों को लें, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को लें जिसके माता पिता लगभग एक ही जैसे एजुकेशन सिस्टम वाले हों। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आपको कोई क्वेश्चनर दिया जाता है भरने के लिए, अगर किसी के पास भी एक्सपीरियंस हो, तो उसमें देखिए कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है, माता पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उनकी साल भर की इनकम क्या है। हम ये क्वेश्चन सोचते हैं अपने मन में कि इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। ये तरह के क्वेश्चन इसलिए लाए जाते हैं ताकि कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्वतंत्र जो कि आश्रित चर पर प्रभाव डाल सकता है और जिससे हमारा परिणाम दूषित हो सकता है, उसको हम अपने प्रयोग में यानी या अपने शोध में कंट्रोल करना चाहते हैं। उसी को हम कंट्रोल वेरिएबल या रिलेवेंट वेरिएबल या एक्सटर्नस वेरिएबल भी कह सकते हैं। जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं या रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला जो वेरिएबल होता है वो होता है प्रयोज्य संगत चर, जिसको हम सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल के अंतर्गत हम आयु, यौन, बुद्धि, प्रेरणा इत्यादि को रखते हैं। ठीक है। प्रयोग संगत चर वो चर होते हैं जो कि प्रयोज्य से यानी कि आपके जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे आयु, अलग अलग आयु एज ग्रुप का भी इम्पैक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ सकता है। जैसे मान लो कि आप अध्ययन करना चाहते हैं कि कौन से जो बच्चा क्लासरूम में शरारत करता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, एक सामान्य अध्ययन करना चाहते हो तो आप गए कि स्कूल में आपने डेटा फॉर्म भरवा लिया, मतलब आपने एक सर्वे बनाया, सर्वे फॉर्म था वो भरवा लिया। सारे क्लास में आप गए, 6 से लेकर 12 तक क्लास में गए, आपने फॉर्म भरवा लिया। लेकिन आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे अध्ययन में एक आयु बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हमारी होने वाली जो बदमाशियां हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाती हैं। यानी कि हम ये सोच लेते हैं कि हमें किस सीमा तक बदमाशी करनी है और किस सीमा तक अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो एक आपकी पूरे के पूरे स्टडी में ये जो वेरिएबल है आयु, ये इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अब आयु को आप कंट्रोल कैसे करोगे? आप आयु को कंट्रोल कर सकते हो कि आप एक ही सेम एज के बच्चों को ले लोगे अपनी स्टडी के लिए। ठीक है। यौन यानी कि जेंडर का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप ये जानते हो कि जो 6 से लेकर 8 तक की क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप देखोगे कि कौन से ज़्यादा उद्दंड बच्चे होते हैं, मतलब कौन से जेंडर के, तो उसमें ज़्यादातर आंसर आएगा कि बॉयज़ आर मोर उद्दंड। ज़्यादा उद्दंड बच्चे अगर जो होते हैं वो मेल होते हैं फीमेल की अपेक्षा। तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उनको आपको अपने स्टडी में क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो इसको हम सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल्स कहते हैं। दूसरा जो
रेवलेंट वेरिएबल यानी कंट्रोल वेरिएबल का टाइप है वो है सिचुएशनल रेवलेंट वेरिएबल। सिचुएशनल रेवलेंट वेरिएबल से तात्पर्य उन वेरिएबल से होता है जो कि सिचुएशन यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है आपके आश्रित चर पे पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये स्टडी करना चाहते हो कि कौन से सीखने की विधि का इम्पैक्ट निष्पादन पे पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अलग अलग सीखने की विधियों को, सीखने की विधियां जो है के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाओगे और उसका जो है निष्पादन पे असर देखोगे। लेकिन आप ये हो सकता है कि जिस स्थिति में आप बच्चों को सिखा रहे हैं वहाँ के लाइट का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो, और जहाँ पे आप सिखाने जा रहे हो वहाँ पे इन्वायरमेंटल यानी बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही हो, तो वैसे कंडीशन में उस बैकग्राउंड साउंड की वजह से हो सकता है कि कुछ